Recording in progress. नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं आपके बीच ये जो वीडियो लेकर आया हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पेपर आइडिया ऑफ भारत का, जिसमें हम एंशियंट टाइम में जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है उसको हम समझेंगे। और इसके लिए मैं आपके साथ जब बात करूंगा और इसको डिटेल में हम बात करेंगे। बेसिकली ये जो वीडियो है, इसको यदि हम समझें, पॉलिटी और गवर्नेंस की बात करें एंशियंट इंडिया में, तो हम स्टार्ट करेंगे वैदिक एरा से लेके मौर्यन और गुप्तास तक। और ये जो तीन चार एरा है, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, मौर्यन और गुप्ता पीरियड, ये दिखाता है डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। और उसको आप समझ पाएंगे। और मेरी कोशिश होगी कि आप उनके दो हिस्सों को, उनकी राजनीति का स्वरूप कैसा था और दूसरा उनका प्रशासन कैसे वो कर रहे थे, तो इन सब चीजों को आज हम बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना प्रेजेंटेशन। तो साथियों, आज का जो टॉपिक मैंने आपको बताया, सबसे पहले बात करें एंशियंट इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, प्राचीन भारतीय राजनीति एवं शासन। तो इस पर हम बात करेंगे। और आज इसको मैंने जैसा आपको बताया कि इसके हम कुछ हिस्सों में बात करेंगे कि कैसे उसकी क्या विशेषताएं थी और क्या तरीका था प्रशासन का। उस पर हम आज अपना इस पे बात होगी, विस्तार से हम बात करेंगे। और मेरा प्रयास होगा कि आप इसको बहुत आसान तरीके से समझ पाए। आइए, तो सबसे पहले जब हम प्राचीन भारतीय शासन के जो महत्वपूर्ण पहलू है, इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, उसको देख लें और उस पर बात कर लें। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी राज्य का जो सबसे प्रमुख होता है वो राजा है। और राजा जो है, द किंग वॉज कंसिडर्ड द अल्टीमेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट विथ द किंग, दैट किंग के पास जो पावर है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है, यानी सुप्रीम पावर है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो पहला जो उसकी ड्यूटी है कि अपने टेरिटरी में, अपने राज्य के क्षेत्र में, उसको लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून और उसको व्यवस्था बनाए रखना इसका सबसे बड़ा काम होता है। एंड सेकंड थिंग इज द प्रोटेक्टिंग द किंगडम, अपने अपने राज्य को प्रोटेक्ट करना इसका दूसरा काम है। एंड एंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, यानी अपनी प्रजा के कल्याण को सुनिश्चित सुनिश्चित करना। साथियों, मैं जैसे ये बता रहा हूँ, तो राजा यदि हम कहें, तो यानी कि गवर्नमेंट का हेड, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट की जब हम प्राचीन काल की बात करें या वर्तमान में, जैसे आज हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन कंट्री है हम, तो आज भी जो सत्ता का जो सर प्रमुख व्यक्ति है, चाहे हमारा प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, जो हमारे हमारे संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति के माध्यम से सारी चीजें कार्यान्वित होती हैं। तो लेकिन जो कार्यकारी प्रमुख है, जो यदि हम जो प्रैक्टिकली देखें, तो वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जो है उसका वो एक अल्टीमेट अथॉरिटी है। और वो रिस्पॉन्सिबल है उन सारी चीजों को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, तमाम चीजों को। लेकिन चूंकि रिपब्लिकन है, तो हमारा जो ऑफिशियली जो ऑफिशिएटिंग जो हेड है वो प्रेसिडेंट है। लेकिन जब हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं, तो हम मोनार्की की बात होती है, यानी कि राजतंत्र की बात होती है, तो वहां राजा प्रमुख होता है। तो राजा की ही जिम्मेदारी होती है कि वो कानून और व्यवस्था को बनाए रखे, राज्य की रक्षा करे और अपनी जनता का ध्यान रखे। और प्राचीन काल में जो हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या एस्पेक्ट है, तो वो आप देखेंगे कि धर्म एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, यानी कि धर्म जो है वो एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करता है। उसके बाद रोल ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हायरकी है, हमारी प्रशासनिक पदानुक्रम है, उस पर बात होती है। तो जो हम बात करते हैं कि जब हम धर्म की बात करें, तो हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म। कि धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो धर्म का जो अवधारणा है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इन कैम्पेसिंग द मोरल एंड इथिकल कंडक्ट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द किंग्स ड्यूटीज एंड गवर्नेंस सिस्टम। यानी कि राजा का जो आचरण है, नैतिक आचरण है, उसमें हम उसमें धर्म की बात और धर्म के अनुसार शासन करना, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव हायरकी है, यानी कि राजा सबसे ऊपर होगा, उसके बाद फिर उसकी जो कैबिनेट के रूप में हम देखते हैं जो छोटी बॉडी है, उसके जो मिनिस्टर्स होंगे,
फिर यदि राज्य हैं तो राज्यों के प्रमुख होंगे, राज्यों की एक बॉडी होगी, फिर लोकल लेवल पे जो ग्राम ग्राम लेवल पे, इस प्रकार से हम तीन ट्रिपल लेयर में हम देखते हैं, एक सेंट्रल में, एक प्रोविंशियल, और तीसरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हम ग्रामीण की बात करें। तो इस प्रकार से तीन जिसमें होते हैं, जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं सबसे ऊपर में, फिर प्रोविंशियल जब राज्य स्तर की बात होती है, प्रांतीय गवर्नरों की बात होती है, तब हम बात करते हैं, और फिर स्थानीय। इसके अलावा रूल ऑफ असेंबलीज, बहुत प्रकार की असेंबलीज की बात होती है, सभा, समिति, इस तरीके की बात हम विस्तार में करेंगे। तो जिसमें कि ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति की बात होती है, इसके महत्व पर बात करेंगे कि किस प्रकार की एक चीजें थी। ये सारी चीजें हमारे जो एंशियंट जो जो टेक्स्ट है, जो एंशियंट जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो चाहे हम वेद वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, और शास्त्र हो, मनुस्मृति हो, नारद स्मृति हो, कात्यायन स्मृति, इन सब के माध्यम से जो हमें पता चलता है, जो हमारे जो एंशियंट जो टेक्स्ट जो है, उनके 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 माध्यम से हम ये महसूस करते हैं, इस चीज को हम समझ सकते हैं कि राजा और उसका जो प्रशासन है, उसके जो प्रमुख पहलू क्या है। तो इस तरीके से हम इस पर बात करते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब हम जब प्राचीन भारत की बात करते हैं तो इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम की बात होती है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो वैदिक पीरियड है, उस समय जो पॉलिटिकल सिस्टम था वह प्राइमरली बेस्ड ऑन ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्राइबल एक शब्द हमारे दिमाग में क्लिक करता है कि ट्राइबल मतलब क्या, जो आदिवासी या उस प्रकार। यदि हम उसको बहुत समझें कि हम सब एक समय में जब सभ्यता का विकास हुआ, और अब आज हम अपने आप को सो कॉल्ड सिविलाइज्ड जो ये कहते हैं, लेकिन किसी समय में हम सभी जंगलों में थे। हम सभी उनसे थे। तो हमारी जो सोसाइटी थी वो एक प्रकार की ट्राइबल सोसाइटी ही थी, यानी कि उसका जो जो स्ट्रक्चर था उसी प्रकार का था। तो जो हम पहाड़ों में, जंगलों में जो हम लोग रह रहे थे, लेकिन उस समय भी हम संगठित होकर अपने समूह के साथ थे, तो ये चीज है। इसलिए इसको जब आप शब्द सुनते हैं ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, और ये खास करके ये जो वर्ड यूज किया गया है, ये जो हमारे इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस ने, यानी कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने उस प्रकार से बात की। और उसके साथ ही साथ उसको जब हमारे एंशियंट टेक्स्ट है उसमें हम, जो हमारे जो इतिहासकार हैं, उन लोगों ने भी इसको ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में लिखा है। तो खैर उस विवाद में हम नहीं जाते कि, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो प्राचीन जो भारत था, तो उस समय जो जो व्यवस्थाएं थी, तो उस समय हम देखते थे कि प्रत्येक ट्राइब का एक एक मुखिया होता था, उसको हम राजन कहते थे। एंड वो जो है हेल्ड कंसिडरेबल अथॉरिटी एंड गवर्न थ्रू ए काउंसिल ऑफ एल्डर्स, यानी कि जो बुजुर्गों की सभा या वरिष्ठों के समूह के साथ वो शासन कर रहा था। और इसके जो बहुत सारे फीचर्स हैं जो टाइम के साथ अलग अलग राजवंशों के साथ इसमें विकसित हुई, इसको हम देखते हैं। वो क्या क्या चीज थी, किस प्रकार की थी, उसको हम देखेंगे। तो आप साथियों सबसे पहले देखिए, ट्राइबल रिपब्लिक्स की बात आती है, तो इस प्रकार की भी हम देखते हैं। हालांकि जनजातीय जो गणराज्य है ये बहुत बड़े पैमाने पर आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ हमको ऐसा उल्लेख मिलता है अपने एंशियंट टेक्स्ट में। जब हम कहें तो अंगुत्तर निकाय के माध्यम से और भगवती सूत्र के माध्यम से, जब हम 16 महाजनपदों की बात करते हैं, तो उस समय हमें वज्जी, लिच्छवी, इस प्रकार के कुछ ऐसी गणराज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद गुप्ता पीरियड में भी हमको कुछ गणराज्यों के बारे में उल्लेख मिलता है। लेकिन ये जो रिपब्लिक्स जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ये इसका उल्लेख ज्यादा नहीं मिलता। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रिपब्लिक और था तो वो राजा ही, लेकिन राजा किस प्रकार का था? तो राजा का चयन जो छोटे छोटे कबीले थे, हर कबीला अपना एक प्रमुख चुनता था, एक चीफ चुनता था। मतलब एवरी जो क्लैन इलेक्टेड हिज ओन रिप्रेजेंटेटिव। एंड मान लीजिए कि 10 कबीले हैं, 10 कबीले अपने अपने प्रमुखों को, अपने अपने चीफ को चुन लिया, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया। अब वो 10 रिप्रेजेंटेटिव अपने एक प्रमुख को चुन लेते थे। और वो क्या करते थे, 10 लोग, उनमें से एक राजा हो गया, और बाकी जो 9 लोग हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट हम देख पाते हैं। ये एंशियंट टाइम की बहुत खूबसूरती है। फिर दूसरी बात है मोनार्की, यानी कि सॉरी, एंशियंट टाइम में हम अक्सर देखते हैं जो कुरु, पंचाल और इसके अलावा भी बहुत सारे जो है, पूरे एंशियंट टाइम से लेके
बहुत मॉडर्न टाइम तक आते तक हम देखते हैं जो राज शासन का जो तरीका था वो मोनार्की था, यानी कि राजा का बेटा राजा होगा, यानी कि एक ही डायनेस्टी के लोग में शासन कर रहे हैं। हो सकता है उसका आधार जो भी चयन का आधार श्रेष्ठता का भी हो सकता है, वरिष्ठता का भी हो सकता है। तो राजतंत्र जो है ज्यादा हमको देखने को मिलता है। तो सेकंड, जो गणराज्यों की संख्या जो हमने कहा कि ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। फिर एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स भी हम देखते हैं कि वैदिक में पीरियड में सॉ द एग्जिस्टेंस ऑफ काउंसिल ऑफ एल्डर्स सच एज द सभा एंड समिति। मतलब राजा उस समय काम कर रहा था, लेकिन इसके साथ के साथ एक 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 असेंबली होती थी सभा, और दूसरी थी समिति। इनकी इनकी किस इनके इनकी निर्णय के आधार पे, इनके सलाह के आधार पे राजा अपना शासन कर रहा था। फिर है धार्मिक गवर्नेंस। ये वर्ड रिलीजियस गवर्नेंस होना चाहिए, लेकिन हमने धार्मिक गवर्नेंस इसलिए लिखा क्योंकि बेसिकली जो हमारे शासन का जो किंगशिप की जो थ्योरी थी, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक थ्योरी थी, डिवाइन थ्योरी, जिसमें धर्म की बात थी और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा गया। और ये केवल भारतीय इस परंपरा में नहीं, यदि आप किसी भी इस्लाम में देखें, चाहे आप चाइनीज सिविलाइजेशन को देखें, या आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या इजिप्शियन सिविलाइजेशन, कहीं भी आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि जो गवर्नेंस का जो तरीका है, और राजा को हमने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड के रूप में, यानी ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में हम देखते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, ये जो शासन का। तो राजनीतिक व्यवस्थाओं का विकास धीरे धीरे पहले कबीले के रूप में हुआ, कबीले का मुखिया हुआ, फिर कई कबीले हुए, कई कबीलों का मुखिया, कई सभी 8 10 20 कबीले मिलके एक अपना प्रमुख चुन लिया, वो राजन हो गया। इस तरीके का हम सेटअप हम देख पाते हैं। तो आइए हम इस पे जो बात कर रहे हैं, तो इसमें है बहुत आसान समझना। बस इसको आपको ये पॉइंट्स जो मैंने आपको दिए हैं, यदि आपका प्रश्न पूछता है तो आपको इन पॉइंट्स के माध्यम से आपको लिखना होगा। तो आइए आगे आगे बात करते हैं। अब ऋग्वेदिक काल में कैसी राजनीति थी उस पर बात कर लें कि वो कैसी थी। तो मैंने कहा कि प्रारंभिक जो ऋग्वेदिक समाज है वो सेमी नोमैडिक ट्राइबल सोसाइटी विथ ए पेस्टोरल इकोनॉमी, यानी कि ऋग्वेदिक समय में हम देखेंगे कि उस समय जो है पशुपालन जो है मेन ये था। और उस समय हम चारागाह भूमि के लिए यहाँ से वहां भटक रहे थे, हमारे जो कबीले के लोग थे। और एक प्रकार से देहाती अर्थव्यवस्था, रूरल इकोनॉमी थी, सेमी नोमैडिक थी। और हम यहाँ से वहाँ मूव कर रहे थे। एक पेस्टोरल सोसाइटी थी, पेस्टोरल इकोनॉमी थी। और इसका यदि आप देखें, ये आपके सामने दिख रहा है, एक टेबल हमने शो किया है, उसमें परिवार का मुखिया पिता है, और कई परिवारों को मिला के कुल बन गया, और कई कुलों को मिला के उसका जो मुखिया होगा वो कुलप कहलाता था। और कई कुलों को मिलाकर विश बन गया, और विश का मुखिया विषमपति, और जन, और कई विषयों को मिला के ये जन बना, और जन का मुखिया आपका राजन, गोपना, गोपति, गोपना, गोपा। आपके दिमाग में ये बात आएगा कि ये क्यों गोपति गोपना क्यों? क्योंकि उस समय की इकोनॉमी का सबसे जो प्रमुख पॉइंट था वो है काउ, यानी गाय। गाय ही उसकी धुरी थी। तो गायों का प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर ऑफ काउस, दैट इज कॉल्ड गोपा, है ना। तो ये चीज को हमको समझना पड़ेगा, यानी कि गायों का रक्षक गोपति या गोपा कहलाता था। इसीलिए हम उसको गोपना, गोपति, इस टाइप के नाम भी देखने मिलते हैं। और उसकी जो प्रमुख रानी होती थी राजा की, दैट इज कॉल्ड महिषी, ये हम देखने को मिलता है। इसके बाद यदि बात करें कि अब राजा का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, यदि हम ऋग्वेदिक समाज की बात करें, तो मैंने कहा कि वो छोटे कबीले थे, और चारागाह भूमि के लिए, क्योंकि गाय ही उनकी प्रमुख अर्थव्यवस्था का अंग था उस समय तक। जो हम ऋग्वेदिक जो टाइम देखते हैं साथियों, तो ऋग्वेदिक जो टाइम पीरियड है वो जो है आपका एक प्रकार से क्या कहते हैं, वो एक कृषि, उस समय तक हम बहुत ज्यादा लोगों को नहीं थे। कृषि थी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कृषि नहीं थी। 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो हम ऋग्वेदिक पीरियड रखते हैं, तो कृषि का ज्ञान था। लेकिन चूंकि उस समय तक लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो उस समय कृषि उतनी ज्यादा प्रमुखता से नहीं थी। तो मुख्य जो इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का जो बड़ा चीज था वो उसके जानवर थे, यानी कि गाय और उसके से इर्द गिर्द उसकी इकोनॉमी थी। इसलिए राजा का जो प्रमुख जिम्मेदारी थी वो अपने मवेशियों की रक्षा करना, दुश्मनों से बचाना, और उन सब की और राज्य की समृद्धि के लिए देवताओं से प्रार्थना करना, ये सारा काम होता था। और अक्सर ये मिलता है कि जो राजन है उसका अक्सर पड़ी मतलब जो मवेशी के चुरा लेते थे,
तो ये उल्लेख मिलता है एंशियंट टेक्स्ट में। और इन सब को समझने के लिए आप दो किताबों को रेफर कर सकते हैं प्राचीन भारत की। वो है आपका रामशरण शर्मा की किताब है, और डीएन झा और श्रीमाली की किताब, बहुत अच्छी किताब है। इसको आप इसका कंसल्ट कर सकते हैं। और प्राचीन भारत की और किताब है केसी श्रीवास्तव की, वो किताब एक अच्छी होगी, आप देख सकते हैं। अब हम ऋग्वेदिक जो आर्य हैं उनके जीवन की बात करें, तो मैंने कहा कि और मैंने कहा कि जो पड़ियों से झगड़ा होती थी उसके लिए फिर कई युद्ध भी लड़े गए। और उसके लिए गविष्टि, गवेषणा, गोशु, गव्यथ, ऐसी कई जैसी कई लड़ाइयाँ हुई गायों को लेके। तो गाय ही उस इकोनॉमी की सबसे प्रमुख ये चीज थी। और ये पता चलता है कि ऋग्वेदिक काल में राजा का पद वंशानुगत। ध्यान रखने की बात है कि ऋग्वेदिक के स्टार्ट में हमको देखने को नहीं मिलता, लेकिन लेटर वैदिक में राजा का पद वंशानुगत हो गया। पहले ये नहीं था। पहले क्या होता था कि चयन का जो अधिकार था, जो जो कबीले का श्रेष्ठ व्यक्ति है उसको चुना जाता था, जो साहसी हो, जिसमें नेतृत्व क्षमता हो, और लोगों के प्रति उसकी की संवेदना हो, तो इस प्रकार के व्यक्ति चुना जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं कि जैसे जैसे 1500 से लेके जब हम 1000 BC के आसपास आते हैं, तो हमको जो फॉर्म दिखाई देता है गवर्नमेंट, वो मोनारिकल, यानी कि राजशाही स्वरूप हमको दिखाई पड़ता है। लेकिन जो उसका पद यदि वंशानुगत था, तब भी वो एक ट्राइबल असेंबली यानी सभा और समिति के माध्यम से वो रूल कर रहे थे। तो अब हम बात बात करें कि ऋग्वेदिक प्रशासन की बात करें साथियों, ये जो आपके सामने एक डायग्राम है, तो यदि हम कबीले का जो प्रमुख, ये जो मैं आपको जो बॉडी दिखा रहा हूँ, ये सभा है, समझ लीजिए कि ये सभा है। और सभा में जो प्रमुख राजा है, राजन या गोपति या गोपना जिसको मैंने कहा है। और इसमें जो नाम आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आप इसमें देखिए, पुरोहित पहला, पुरोहित बहुत प्रमुख था, जो कि चीफ एडवाइजर भी था। महिषी यानी कि राजा की जो कि यदि कई पत्नियां हैं तो उसमें से जो सबसे बड़ी रानी थी वो महिषी थी, कहलाती थी। और वहां जो उस समय जो हम ऋग्वैदिक समय में देखते हैं कि, तो एक प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोग थे जो प्रमुख सेना के थे। उनका प्रमुख कहलाता था सेनानी, है ना। तो ये सेनापति की भूमिका में हम सेनानी को देखते हैं। फिर जो गांव थे, जो ट्राइबल, मतलब जो जो कई कुलों को मिला के जो ग्राम बना, उन गांव का मुखिया जो हो गया आपका ग्रामीणी। कई गांवों को मिला के जो मुखिया बना वो ग्रामीणी। और जो चूंकि चारागाह भूमि थी, चारागाह भूमि के लिए जो हम देखते हैं, जो चारागाह भूमि का की रक्षा के लिए जो अधिकारी नियुक्त था वो राजपति। एक बात और है जिसको मैं इसके अगले स्लाइड में भी आपको दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा, तो कि उस समय टैक्सेशन को लेके बहुत ज्यादा हमको कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन टैक्सेशन का जो स्वरूप है वो हमको एक प्रकार से दिखाई देता है। जो जो मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया उसी को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और ये आप देख पा रहे हैं। और जैसा कि राजपति के लिए लिखा है, क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी, मतलब किस क्षेत्र का, जो घास वाले मैदान थे उन क्षेत्रों का करने वाला। तो और पुरोहित जिसको हम पृष्ठ भी कहते हैं, तो इसको आप देखेंगे कि ये कुछ रिचुअल्स भी करता था। और इसके अलावा ये जो है राजा को का प्रमुख सलाहकार भी था, जो इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये बात है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन का कोई हमको ऑर्गेनाइज फॉर्म नहीं दिखता। वहां पे स्वेच्छा से जो लोग टैक्स देते थे, यानी वॉलंटरली जो राजा को जो ऑफर करते थे जो टैक्स के रूप में, दैट वाज कॉल्ड बलि, BALI, बलि। बलि एक प्रकार का स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था जो राजा को दिया जाता था। और न्याय का अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था ऋग्वैदिक प्रशासन में। आगे बात करते हैं। अब हम इसकी जो ये देखिए, 3 प्रकार की हमको असेंबलीज के बारे में जानकारी मिलती है। और इसको मैं यदि बात करूं, तो इसमें हम देखते हैं सभा, फिर दूसरी है समिति, तीसरी है विदत और गण। तो सभा क्या थी? स्मॉलर बॉडी मीन्ट फॉर एलिट, जो मैंने अभी आपको एक डायग्राम दिखाया था।
कुछ देर पहले आपने देखा था जिसमें राजा बीच में है और उसके चारों ओर पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, राजपति और महेशी ये थे। ये स्मॉलर बॉडी थी जिसमें प्रमुख लोग काम थे। समिति, ब्रॉड बेस्ड फोक असेंबली डिसाइडेड ओवर बाय द राजन, राजा ही इसका प्रमुख होता था, लेकिन पूरे कबीले के लोग उसमें होते थे। मतलब सारे ट्राइबल्स के जो थे उसके प्रमुख, इसका प्रमुख राजन होता था। तीसरा जो है विदत, इसका ट्राइबल असेंबली जो है इस जो डाइवर्स फंक्शन के साथ है। जब हम चाहे रामशरण शर्मा की बात करें, डीएन झा श्रीमाली की बात करें या रोमिला थापर की बात करें, तो बड़ा उनके बीच में भी आपस में बड़ा मतभेद है, उनके इतिहासकारों में भी बड़ा मतभेद है कि विदत की क्या थी। कोई कहता है कि एक धार्मिक मामलों को निपटाने वाला था। यह कई जगह मिलता है कि जो एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करता था, जो लूट होता था, तो लूट के जो धन का आपस में बंटवारा करना था, ऐसा हमको अलग अलग उल्लेख मिलता है। और एक गण यानी कि सेना का, असेंबली का, ट्रुप का एक रूप देखते हैं गण के रूप में, है ना। तो ये हमको कुछ चीजें जानकारी देखने को मिलती हैं। तो इसके साथ ही साथ यदि हम बात करें तो इम्पोर्टेंट क्या है कि ऋग्वेदिक काल में ये जो सभा और समिति की बात हो रही, विदत की बात हो रही, इन सब में महिलाएं पार्टिसिपेट कर सकती थी। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे महत्वपूर्ण बात है ना कि वुमेन कैन एंजॉय द इक्वालिटी लाइक मैन, है ना। जो पावर है, जो पॉलिटिकल पावर है या इकोनॉमी में है, जिस प्रकार का उनका रोल है, वो वहां पे इक्वली शेयर करती हैं। और मैं बता दूं कि जब हम वैदिक कल्चर के बारे में, मेरे एक वीडियो में मैंने बात की है, उसको यदि आप देखेंगे अर्ली वैदिक में, तो मैंने उसमें भी बताया है कि महिलाओं को शिक्षा का भी अधिकार था और महिलाओं को उपनयन संस्कार करने का भी अधिकार था, यज्ञ में भी भाग ले सकते थे। मजे की बात यह है कि ऋग्वेद की बहुत सारी ऋचाओं की रचना भी महिलाओं ने की है, जिसमें विश्ववारा, अपाला, घोषा, गार्गे, है ना, गार्गे, मैत्रेयी, ऐसे बहुत सारी महिलाओं के, विदुषी महिलाओं के नाम हमको मिलते हैं। तो सभा और समिति एक इम्पोर्टेंट असेंबली थी। और राजा चाहता था कि सभा और समिति के जो लोग हैं, उनकी जो वोट है या उनका जो समर्थन है, उसको हमेशा मिले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आइए आगे बात करते हैं। अब ऋग्वेदिक प्रकाशन के पास, मैंने कहा कि राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन सेना के कार्य करने के लिए कई लोग देखते हैं, व्रात, सारथ और गण, ऐसे ये के नाम के मिलते हैं। इसके अलावा हमको कई प्रकार के अस्त्र की बात होती है, जिसमें सिप्रा और सिरुनास्त्र, जो मतलब सिर पे लगाने के लिए, अशी यानी तलवार, आना यानी तीर, इलियानस यानी धनुष, इस तरह की चीजों का उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है। अब आते हैं हम लोग लेटर वैदिक शासन के बारे में। लेटर वैदिक की बात करें तो जब हम लेटर वैदिक पीरियड जो है, उसका टाइम पीरियड है 1000 से लेके 600 बीसी। तो लगभग ये 400 साल का जो इतिहास हमको देखने को मिलता है, 1000 से 400 के बीच में। इस बीच में जो सबसे बड़ा जो उल्लेखनीय परिवर्तन आया, वो था लोहे की खोज। और लोहे की खोज होने से पूरी की पूरी इकोनॉमी में ड्रास्टिक चेंज आया। वो ये था कि आ, लोहा जब मिला तो एक टेक्नोलॉजी के रूप में हम देखें तो हथियार हुए, जंगलों की सफाई हुई, हमारा जो खेत खेत जब हम खेत की जुताई थी वो बहुत हल्की होती थी, अब वो गहरी होने लगी। तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ा। और उस प्रोडक्शन के बढ़ने से हुआ ये कि हम सरप्लस प्रोडक्शन करने लगे। और इसीलिए हम देखते हैं कि उसके बाद का जो काल है, 16 महाजनपद का काल देखते हैं, वो समृद्धि का काल है। क्यों? क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन से आपकी इकोनॉमी में बदलाव आई। तो खैर, तो जो इसके कारण मैंने बताया कि जो हमारे जो कबीले थे, उनके इसमें, उनके चरित्र में बदलाव आया, और इसमें अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कई अनुष्ठान किए, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की भूमिका बढ़ जाती और यज्ञ बड़े पैमाने पर होने लगे। राजा जो कबीले जो थे, अब जनपद जो है, अब महाजनपद को तो नहीं कहेंगे, वो जनपद की भूमिका में, जन जो है अब जनपद का भूमिका ले लिया। और बाद में हम देखेंगे महाजनपद यानी बड़े बड़े साम्राज्य की भूमिका में हम दिखाई देते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। अब जब हम बात करेंगे साथियों, तो ये आप फिगर देख पा रहे हैं जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसमें तो ये जो बॉडी है और बड़ी हो गई, इसमें हालांकि कुछ लोगों के नाम नहीं है, फिर भी आप देखेंगे पुरोहित वही है, सेनानी वही है, राजपति वही है, ग्रामणी वही है, महिषी भी है। यानी कि आप में जो कॉमन है ये पूरे चीजें हैं। अब नया नाम आप देखते हैं भाग दूध।
कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, भागदूत का काम था टैक्स कलेक्ट करने का। बलि और भाग, बलि जो स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर आप देखते हैं ऋग्वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक में आप देखते हैं जो टैक्स इम्पोज किया जाता था जनता के ऊपर में, तो वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए भागदूत था। जो सबसे इम्पोर्टेंट था यहाँ पे, ये टाइपो एरर है, इसको इग्नोर करिएगा, ये है चैरियटर यानी कि सूत, यानी कि जो राजा का रथ चलाने वाला प्रमुख सारथी, उसकी बड़ी भूमिका थी। और संग्रहित्र यानी कि जो कोष, जो जो भागदूत द्वारा जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसकी कोष की रक्षा करने के लिए एक संग्रहित्र था। तो इस तरीके से हम देखते हैं साथियों। हम्म। ये जो है जो बॉडी है राजा की बढ़ गई। इसके अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा सारे अधिकारियों के नाम, जो बहुत लंबी लिस्ट है। ये इसमें आप देख पा रहे हैं 6-8 लोग हैं जो उनकी बॉडी में दिख रहे हैं जो सभा में। अब वो ये जो बॉडी है 12 लोगों की, चूंकि मैं स्लाइड में उसको नहीं इंक्लूड नहीं कर पाया हूं, लेकिन आप अगले इसमें देखेंगे कि आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए, पहला जैसे मैंने बताया कुलपति यानी परिवार का मुखिया, ग्रामीणी हेड ऑफ द विलेज गांव का मुखिया, सेनानी सेना का सेनापति, फिर आ गया मध्यमशी। देखिए ये एक नया नाम मिला, और नया नाम ये है मध्यमशी का मतलब विवादों का मध्यस्थ, मीडिएटर ऑफ डिस्प्यूट्स, ये एक इंपॉर्टेंट है। पुरोहित मुख्य पुजारी चीफ प्रीस्ट था। इसके बाद फिर आपका है स्पष्ट यानी जासूस, जो ये पता करने के लिए कि कहाँ क्या हो रहा है, दूसरे कबीले में क्या हो रहा है, कोई आक्रमण करने का तो प्लान नहीं कर रहा है, इस तरीके की सारी चीजें थी। इसके बाद आता है राजपति, चारागाह का अधिकारी, जो मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ आपको। फिर आपका भागदूत, जो मैंने अभी अभी बात की, जो राजस्व संग्रह करने के लिए जो कबीले के जो लोग थे उनसे टैक्स कलेक्ट करने वाला, जो भाग के रूप में टैक्स कलेक्ट करता था। टैक्स का नाम था भाग। मैंने एक बताया बलि और दूसरा है भाग, ध्यान रखिए। फिर है जीवग्रीव यानी कि पुलिस अधिकारी। अब देखिए ये सारे नाम हमको जीवग्रीव का जो हम देखते हैं कि इसका काम था पीस एंड लॉ एंड पीस ऑर्डर को मेंटेन करना, पीस को मेंटेन करना, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है उसको देखना। ये जीवग्रीव था। महिषी मुख्य रानी, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अक्षवाप, ये बेसिकली अक्षवाप का दो उल्लेख मिलता है। मैंने लिखा है लेखाकार अकाउंटेंट के रूप में, लेकिन इसका जो बहुधा जो हमको उल्लेख मिलता है वो है कि राजा जो है जुआ खेल, पालागल एक खेल होता था, तो जुआ खेलता था, तो उसको देखने वाला, उसको मतलब राजा के इंटरटेनमेंट के लिए होता था ये अक्षवाप। तो कई जगह पे ये मिलता है। तो इसको आप देखिए, मैंने यहाँ पे अकाउंटेंट या लेखाकार मिला है, क्योंकि कुछ इतिहासकार इसको इस प्रकार से देखते हैं, कुछ मानते हैं कि ये जुआ जो या जो जिस प्रकार का जो इंटरटेनमेंट होता था तो उसके लिए ये सारा मैनेज करता था अक्षवाप। फिर मैंने आपको बताया सूत यानी चैरियटर, जो कि सारथी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं कहता हूँ कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर आपका सही होगा तो आप मंजिल तक सही पहुंचाएगा, तो राजा के लिए भी जो सारथी है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। जैसे गीता में आप देखते हैं कि अर्जुन के जो सारथी हैं कृष्ण है, तो आपका सारथी बहुत अच्छा होना चाहिए तो मंजिल आप जल्दी पहुंच पाएंगे। अशपति मुख्य न्यायाधीश, जैसा मैंने कहा कि ऋग्वेदिक में हमको कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे हमको एक व्यक्ति दिखाई देता है, एक पद दिखाई देता है अधपति, जिसको हम मुख्य न्यायाधीश के रूप में देखते हैं। फिर संग्रहित्र मैंने आपको बताया कोषाध्यक्ष है, जो कोष इकट्ठा होता था उसका कोषाध्यक्ष। फिर तक्षण यानी कि बढ़ई, ये भी एक महत्वपूर्ण था। बढ़ई का रोल इसलिए था क्योंकि इसको हम रफ्तार, जो कारपेंटर था उसकी बड़ी भूमिका ये थी कि राजा के लिए जो रथ को तैयार करना, तो ये काम बड़ा था। कारपेंटर का मतलब हम उसको आज की कारपेंटर के हिसाब से नहीं, वो उस समय की गाड़ी का निर्माता, एक प्रकार का बड़ा मैन्युफैक्चरर था वो, जो कि राजा के लिए बढ़िया क्वालिटी के रथ का तैयार करे, लकड़ी से तैयार करे, लोहे का यूज होता है व्हील बनाने में और सारी चीजों में, तो रथ बनाने की में बढ़ी, तो इसकी इसकी बड़ी भूमिका थी। उसके बाद है पालागल, जो संदेश वाहक के रूप में हम देखते हैं। और लास्ट में देखते हैं गोवी कर्तन, यानी कि जो जंगलों एक प्रकार से फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में हम देखते हैं कि जंगलों की रक्षा के लिए। तो ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं साथियों, ये पूरा का पूरा प्रशासन आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें से आप कोशिश करें, यदि ये नाम याद हो जाते हैं तो मुझे लगता है सो फार सो बेटर है, कि अच्छी बात है। और ये करना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको लिखेंगे आंसर में इन सारी चीजों को, तो ये आसान है, बहुत कठिन नहीं है। 2-4 बार आप लिख के याद करेंगे तो आसान है, सारे याद हो जाएंगे।
तो मुझे लगता है कि उतना इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिस्ट लंबी लग रही है, लेकिन दो चार बार लिख लेंगे तो आपको ये पूरे के पूरे याद हो जाएंगे, और डायग्राम के साथ बनाएंगे तो और भी अच्छी बात है। मैंने आपको बार बार कहा है, उत्तर लिखते समय डायग्राम बनाए, नक्शा बनाए, तो ये क्या होता है, कॉपी एग्जामिनर है उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और जहां तक मेरा मत है कि वो कॉपी अट्रैक्ट करती है एग्जामिनर को, और जो नंबर जितना मिलना है उसमें आपको एक एडवांटेज, एक एक्स फैक्टर के रूप में काम करता है, इसलिए डायग्राम जरूरी है। इसलिए आप देखते होंगे मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसमें कुछ ना कुछ मैं डायग्राम टेबल्स का यूज करता हूं, और उन सबको आपको भी करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार की किंगशिप थ्योरी थी। तो ये पूरे जो लेटर वैदिक हैं में, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषदों की बात है, ब्राह्मण ग्रंथ है, इन सब में हमको उनकी जो राजतंत्र की उत्पत्ति के बारे में, जो मोनार्की के बारे में बात होती है, किंगशिप थ्योरी के बारे में बात होती है। और जो किंगशिप थ्योरी है उसका नेचर जो है वो हमको मोनारिकल मोनार्की दिखाई देती है, और दूसरा हेरिडिटरी यानी वंशानुगत हमको दिखाई देती है। और कब? उत्तर वैदिक काल में। फिर तीसरा है कि इसमें जो हमारी जो ट्राइबल असेंबलीज थी, विदत है, सभा है, समिति है, ये उस समय थी, और इसमें ये देखने को मिलता है कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया। इसके अलावा ये जो मैंने आपको सारे अधिकारियों के नाम बताए, उन्हीं के बारे में है भागदूत और संग्रहित्र, महिषी, ये सारे अधिकारी जिनके बारे में हमने बात की। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो देखते हैं कि और अब जो है सभा समिति और विदत की जो भूमिका है, जैसी लेटर ऋग्वेदिक में हम ज्यादा प्रभाव देखते हैं, उसका ज्यादा दबाव दिखता है, वो दबाव हमको इस समय नहीं दिखाई देता। यानी समिति की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी, मतलब वो कह सकते हैं समिति का जो प्रभाव है धीरे धीरे कम हो, विदत का भी प्रभाव कम हो। तो इस तरीके से राजा जो है अब वो राजा अपने आप में स्वयंभू बहुत पावरफुल हो गया। तो ये चीज हम देखने को, ये बदलाव हमको देखने को मिलता है राजनीति में। अब आते हैं जो इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मौर्य काल। और मौर्य काल एक एग्जाम्पल सेट करता है, आज भी मॉडर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए भी एक प्रकार का एग्जाम्पल सेट करता है आपका मौर्यन पीरियड। और इसका जो सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राजा का जो प्रभाव है वो ऊपर से लेके, केंद्र से लेके, प्रोविंस से लेके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक उसको पावर था, यानी कि राजा ही प्रमुख चेहरा होता था। तो ये एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का जो फॉर्म है वो देखते हैं। फिर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी दिखाई देती है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी दिखाई देता है, क्योंकि मौर्य काल पूरे, यदि हम पूरे भारतीय नक्शे पे देखें तो मौर्य काल एक बड़ा उसका टेरिटरी है। यानी कि ऊपर में हम यदि जम्मू कश्मीर से लेके नीचे में तमिलनाडु तक हमका उसका विस्तार देखते हैं, इधर अफगानिस्तान से लेके इधर आपका आसाम, बहुत लंबा विस्तार हमको दिखाई देता है किसका? मौर्य काल का। उसमें तो कई स्टेट्स थे, कई राज्यों में बांटा गया था, उज्जैनी था, तक्षशिला था, और आपका इधर तौशली था, ऐसे कई प्रांत थे, पाटलिपुत्रा थे, ऐसे ये कई प्रांत थे, उनको कई प्रांतों में, प्रोविंस में बांटा गया था। फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जिला प्रशासन, जिला प्रशासन के अलावा हम देखते हैं तो वो है ये आपको फिर से ये आपके सामने ये आया, आपको दिखाना। तो पहला, यदि हम याद रखें कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मौर्य काल का, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा कि अभी हम दो प्रशासन के बारे में बात करेंगे। अभी तक जो हमने ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक बात किया वो सेंट्रलाइज नहीं दिखाई देता, उसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटी गई है। लेकिन जब हम मौर्यन पीरियड में आते हैं तो एक बड़े साम्राज्य की बात हो रही है। और बड़ा साम्राज्य, यहाँ ये मौर्य साम्राज्य हम देखते हैं मगध अंपायर के बाद, यानी कि महाजनपद, 16 महाजनपद में 16 राज्यों के बारे में उल्लेख है। लेकिन उन 16 राज्य, अब इसमें मौर्यन जब हम अंपायर की बात करेंगे तो ये 16 राज्य उसके अंतर्गत समा गए। तो आप सोचिए एक बड़े साम्राज्य की बात हो रही है, और इस बड़े साम्राज्य का हम एक सेंट्रलाइज रूप हम देख पा रहे हैं। अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, राज्य का बताया मैंने, जैसे गवर्नर्स है। फिर इसकी टैक्सेशन की जो पॉलिसी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम देखेंगे आगे के इसमें मौर्यन प्रशासन के रूप में। तो मौर्यन प्रशासन ऐसे भी मौर्य काल जो है इतिहास में एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है, और सारे इतिहास के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में हम देखते हैं। और साथ ही साथ वर्तमान में जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं या गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, तो कहीं ना कहीं हम
को देखना पड़ता है मौर्य काल के प्रशासन को। और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, और कुछ जानकारी हमको मेगास्थनीज की इंडिका से भी मिलती है। तो आइए इसके आगे हम बात करें मौर्य काल के ही बारे में। मौर्यन जो प्रशासन है, जिसमें सबसे पहले हम देखते, मैंने कहा कि हाईली सेंट्रलाइज था, और उसमें राजा होता था, राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी, और उनके मिनिस्टर्स को हम मंत्री कहते थे। तो ये सारी चीजें मिलती हैं। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिनिस्टर वाज हेडेड बाय मंत्री परिषद अध्यक्ष। मंत्री परिषद का अध्यक्ष उसको हेड करता था, जो प्रधानमंत्री के समान था। फिर हमको ये जो मंत्रिमंडल है, इसमें जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनमें 18 तीर्थ, इसका नाम हमको हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल इज नोन एज तीर्थ। इस वर्ड है तीर्थ, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 18 तीर्थ तीर्थ थे, इनके बारे में बात करूंगा। और फिर 27 अध्यक्षों के बारे में मिलता है। तीर्थ जो 18 तीर्थ थे, उनकी सैलरी लगभग आपकी 24,000 से 48,000 पण। वहां की जो इकोनॉमी थी, उसमें जो जो करेंसी थी वो पण कहलाती थी। तो 24 से लेकर 48,000 पण तक इनकी सैलरी होती थी। अध्यक्षों की सैलरी कम थी, वो लगभग 1,000 से 12,000 के बीच में इनकी सैलरी हमको देखने को मिलती है। अलग अलग स्रोतों में अलग जानकारी मिलती है, लेकिन ये हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस प्रकार का मिलता है। फिर महामात्य होते थे, जो हाई रैंक ऑफिसर्स थे। उसके बाद फिर आपको अमात्य थे। ये पूरा हमको पूरा सेटअप देखने को मिलता है आपके मौर्य प्रशासन में। और फिर अध्यक्षों का गठन, ये सब सचिवालय कई विभागों में विभाजित किया गया, इस तरीके से हम देख पाते हैं। और जो अर्थशास्त्र में जो आपके जो कॉमर्स का है, और उसके जो भंडार गृह है, सोना है, जहाज है, सारी चीजों के बारे में कई अध्यक्षों का अलग, हर 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 चीज का अध्यक्ष, यानी कि वाणिज्य का अलग, भंडार का अलग, सोना का अलग, जहाज का अलग, कृषि का अलग, मतलब पशुओं के लिए अलग, हर चीज का, टकसाल का अध्यक्ष अलग, तो हर चीज का एक अध्यक्ष होता था। मतलब बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, हमें इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए आगे बात करते हैं। ये मैंने एक पूरी लिस्ट शेयर की है, लंबी लिस्ट है, बच्चों को परेशान कर सकती है। ये क्या है, इतना सारा क्या करना पड़ेगा? मैं आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, सब याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ नाम हैं, जैसे युक्त है या राजयुक्त है, ये अधिकारी थे, उनके कुछ के नाम आप याद कर सकते हैं। जैसे टकसाल का अध्यक्ष, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ मिंट, इसको हम संस्था अध्यक्ष कहते हैं। फिर है संस्था अध्यक्ष, बाजारों का अधीक्षक हो गया। आपका शुल्क का अध्यक्ष, जो टोल, जो एक एक क्षेत्र से दूसरे में जा रहे हैं तो आपको शुल्क देना पड़ता था, जो टैक्स देना होता था टोल का। आपको लगेगा कि टोल, आज आज के रोड में हम टोल टैक्स देते हैं, नहीं, ये पहले भी होता था। जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करते थे तो व्यापारियों को टोल, यानी कि टोल का अर्थ होता है शुल्क, मतलब एक प्रकार का टैक्स देना, तो वो एक प्रकार का टैक्स वो देते थे। तो टकसालों का अध्यक्ष, अलग अलग नाम आपको देखने को मिलता है। एक नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष मतलब कृषि का अध्यक्ष। जैसा जाना जाता है कि माता सीता जब जनक हल चला रहे थे खेत में, तो खेत में ही उनको एक घड़े घड़े के अंदर फिर उनका सीता का हमको देखने को मिलता है। ये एक जो जो हमको जानकारी मिलती है, तो वहां से मिट्टी का जो संबंध है सीता के साथ, तो सीता अध्यक्ष यानी कृषि का जो अध्यक्ष अधीक्षक होगा, तो इस तरीके की चीज जानकारी मिलती है। फिर है नवा अध्यक्ष, जो जो जहाज हुआ करते थे, पानी के जहाज होते थे, उनका अध्यक्ष नवा अध्यक्ष। फिर लोहे का अध्यक्ष, यानी कि जो माइंस हैं, जो आयरन माइंस हैं या लोहे के हैं, तो उनसे उनकी जो बनी वस्तुओं का है उसका अधीक्षक होता था। फिर पौतवा अध्यक्ष, जो माप तौल है। एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो पौतवा अध्यक्ष है, एक्चुअली इसमें पौथवा लिखा है, दैट इज पौतवा, पौतवा। पौतवा अध्यक्ष मतलब ये वजन और माप का, ये बड़ा बहुत जबरदस्त दिखाई देता है कि यदि आप किसी को सामान तौल रहे हैं, उसमें कम कम या ज्यादा कर दिया, तो उसका, तो आपका, आपके शरीर के उतने हिस्से का मांस काट लिया जाएगा। इस प्रकार का भी दंड प्रावधान देखने को मिलता है। फिर अकाराध्यक्ष, यानी कि जो माइंस होते थे, जो कोयले की खदान है या दूसरी जो खदानें हैं, या गोल्ड माइंस है, और भी जो माइंस है, उनका उनका जो अध्यक्ष होता है, अकाराध्यक्ष रहता है। फिर आपका व्यवहारिक महामात्र, जो जुडिशरी ऑफिसर्स होते थे। फिर पुलिस है, जो जनसंपर्क अधिकारी होते हैं। इस प्रकार से
आपके हर चीज का जन्म, मृत्यु, पंजीकरण, विदेशी उद्योग, ये सारी चीजों के लिए ऑफिसर्स थे। फिर राजस्व विभाग का जो प्रमुख था वो, उसको हम समाहर्ता कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। यानी कि जो टैक्स का जो रेवेन्यू ऑफिसर था, दैट वाज समाहर्ता। एंड जो ट्रेजरर था, दैट वाज सन्निधाता। ट्रेजरर कौन था? सन्निधाता। इसको अपने को ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा हम हर चीज का, मैंने आपको बताया कि हर प्रकार के मतलब मौर्य काल में यदि आप देखेंगे प्रशासन, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि एक तो सबके अधिकारी हैं, प्लस हर चीज पे, फूलों पे, पत्तियों पे, लकड़ी पे, नमक पे, हर चीज पे टैक्स। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगाया, लेकिन मौर्य काल में आप देखेंगे तो नमक पे उस समय भी टैक्स लगाया जा रहा था। तो टैक्स, टैक्सेशन को यदि देखना है, उनका बृहद रूप देखना है, तो अर्थशास्त्र को देखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है तो अर्थशास्त्र इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब है, कौटिल्य द्वारा जो लिखित है। और इसमें हम मौर्य प्रशासन को समझ सकते हैं। और जो टैक्सेशन है उसमें से जो लैंड रेवेन्यू होता था वो 1/6 था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जो 1/6 हिस्सा, 1/6, यानी कि 16.6% जो है आपका टैक्सेशन था। 1/6 यानी 100 को आप डिवाइड करेंगे 6 से, तो आपका आएगा 16.666। तो ये लगभग 17% के आसपास टैक्सेशन था। ये बाद में हमको वेरी करते हुए दिखाई देता है, वेरी करते भी, ये 16 से लेके 25, 25 से लेके 35, आगे हम देखते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रशासन में टैक्सेशन का अलग अलग रूप हम देखते हैं। तो ये था साथियों मौर्य काल के बृहद रूप से मैंने जो बताया अलग अलग अधिकारियों का। अब हम अगले इसमें देखते हैं, अगले इसमें एपिसोड, अगले अब इसमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषता क्या है? जो ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की, जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले राजा है, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष है, फिर आपका तीर्थ है, तीर्थ के बाद अध्यक्ष है, ऐसे करके पूरी हायरार्की हमको दिखाई देती है। फिर दूसरा है मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। जो रिक्रूटमेंट होता था वो ऐसे नहीं, किसी भी अधिकारी का अपॉइंटमेंट प्रॉपर उसका एक मॉड्यूल था, उसके उसका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न या उसका जो उसमें बुद्धिमत्ता को देखा जाता था। यदि कोई सेना में हो रहा तो उसकी उसकी प्रकार, हर चीज के लिए एक प्रकार की परीक्षा पर या ये उसकी योग्यता पर बड़ा महत्व दिया गया। तीसरा जो है एफिशिएंट टैक्सेशन सिस्टम। मैंने आपको बताया कि सबसे जबरदस्त टैक्सेशन सिस्टम पूरे एंशिएंट इंडिया में, यानी कि मॉडर्न टाइम्स के पहले यदि हम पूरे इसको देखते हैं, तो इतना जबरदस्त टैक्सेशन हम किसी भी प्रशासन में नहीं देखते हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बच्चों को जानना भी चाहिए। और जुडिशियल सिस्टम भी बहुत जबरदस्त था। और दो प्रकार के, कि जो सिविल मामले थे, सिविल जो जो डिस्प्यूट होते थे, दीवानी कहते हैं, यानी कि जमीनों की लड़ाई है, संपत्ति को लेके कुछ टचल है, तो यानी ये दीवानी मामले कराते हैं, यानी कि सिविल जो मुकदमे हैं, इसको इसके लिए जज अलग होता था। और जो क्रिमिनल मामले थे, जिसमें कि किसी की हत्या हो गई, किसी के साथ अपराध किया, तो वो उस प्रकार की क्रिमिनल कोर्ट अलग होता था। और एक कोर्ट और था जो कि मूव करके भी न्याय करना। अल्टीमेट जो जुडिशियल ऑफिसर था वो तो राजा ही था, लेकिन हर स्टेज पे आपके हमको जुडिशियरी दिखाई देती थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है आपके मौर्यन काल में। और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में एक और बात है जो बहुत महत्वपूर्ण बनाती है उसको, वो ये है, वो है राज्य का सप्तांग विचारधारा, 7 पार्ट्स ऑफ जो ये है। तो उसको मैं आपको बता दूं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण था राजा, स्वामी। दूसरा है मिनिस्टर यानी अमात्य। फिर तीसरा है क्षेत्र यानी कि रीजन या कंट्री, जनपद या राष्ट्र। और ट्रेजरी, कोष, बड़ा महत्व है इसका। फिर सेना, सेना का भी बड़ा महत्व है। मित्र, ये सप्तांग विचारधारा के आधार पे हम मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेशन को समझ सकते हैं। राजा, मंत्री, क्षेत्र यानी कि देश, किला, खजाना, सेना, मित्र, यानी कि इसको यदि आप देखें कि इसमें जो इम्पोर्टेंट ये है कि आपका राज्य को के निर्माण में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजा को सपोर्ट करने के लिए मंत्री है, एक राष्ट्र की बात है, फोर्ट की बात है, किले की बात है, कोष होना चाहिए, बिना कोष के आप कैसे, फिर सेना चाहिए, और आपको मित्र की भी आवश्यकता। तो ये सारी ये प्रशासन की उसकी खूबसूरती है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की। तो साथियों, ये मैंने बात की आपको मौर्यन की। अब हम आगे बात करेंगे। अच्छा, इसमें और बिना सप्तांग विचारधारा के बिना ये मान्यता थी
कि मत्स्य न्याय यानी कि अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी, तो उसको रोकने के लिए ये सप्तांग थ्योरी जो है कौटिल्य की, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। अब आते हैं गुप्त काल। जैसा हमने देखा कि सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का एक फॉर्म देखते हैं कहाँ पे, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ पे उसका उल्टा है, डिसेंट्रलाइज, यानी कि राजा के जो अधिकार हैं वो विकेंद्रीकृत किए गए, मतलब अपने पावर को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये हमको दिखाई देता है। इसके अलावा फ्यूडल गवर्नमेंट, यानी कि अब क्या हुआ, राजा का प्रभाव थोड़ा कम हुआ और सामंतों का हम उल्लेख देखने को मिलते हैं, है ना। फिर काउंसिल, सामंत कौन थे, जो जमीन के मालिक थे, तो बड़े छोटे छोटे इलाके में एक एक सामंत हो गए, और वो उनकी एक स्थायी अस्थायी सेना थी, वो राजा को हेल्प कर देती, यानी कि जिस प्रकार का हम मौर्यन काल में जो सेना का रूप देखते हैं, उस प्रकार का रूप हमको यहाँ पे राजा की अपनी एक सेना है, लेकिन बड़े युद्ध के समय में ये सामंत भी हेल्प करते थे। यही कारण रहा कि मुगल काल में, सॉरी, आपके गुप्त काल में, जब तक कि राजा बहुत पावरफुल था तब तक तो बड़ा बना रहा साम्राज्य, लेकिन जैसे ही राजा कमजोर हुआ तो सामंत हावी हो गए और पूरा गुप्त काल विखंडित हो गया। तो ये एक उसकी डिमेरिट भी है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात भी हम देखते हैं, जुडिशियल सिस्टम को हम देखते हैं, और इसके न्यायिक प्रणाली को भी हम देखते हैं। इस तरीके से ये गुप्त काल की राजनीति को हम इस तरीके से इन चार पहलुओं, तो बच्चों ध्यान रखिए कि आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, इनको नोट करना है। आइए आगे बात करें। अब मैंने बात की थी कि ये जो राज्य है, अब इस राज्य को मैं बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्रियों का परिषद होता था, और उसको उसके जो अधिकारी होते थे कुमारा मात्य और संधि विग्रहक, इस जैसे नाम मिलते, संधि विग्रहक यानी कि दो राज्यों के बीच में संधि करना, यानी कि उसके बीच में ट्रीटीज जो होंगी, और या उसके विग्रह करना, यानी कि किसी ट्रीटी को तोड़ना है, ये काम संधि विदेश मंत्री वाला जो काम है, कुमारा मात्य थे। इसके अलावा राज्यों का जो छोटे छोटे भुक्तीज में, यानी कि छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया, और कई प्रांतों को उनको विषयों के रूप में, यानी जिले के रूप में, और भुक्ति का जो प्रमुख होता था, यानी कि राज्य का जो प्रमुख होता था वो उपरी कहलाता था। विषय यानी जिलों का प्रमुख जो था विषयपति कहलाता था। तो भुक्ति को का डिवाइड किया, पहला है पहले राष्ट्र हो गया, राष्ट्र को हमने भुक्ति में बांटा, भुक्ति को फिर हमने विषय में बांटा, और सबके उसके प्रमुख, उसके बाद फिर नीचे में हम जब आएंगे तो ग्राम लेवल पे, जहाँ पे गांव का मुखिया, तो ये पूरा प्रशासन हम गुप्त काल में देखते हैं। ये कुछ अधिकारियों के नाम, और इस गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए मैंने इसको दिया हुआ है, और आप देख पा रहे हैं, जिसमें जिसके प्रमुखों के बारे में मैंने लिखा है। आप देख पा रहे हैं कि भुक्ति का प्रमुख है उपरिक, और आपका जब हम देखते हैं, इसमें मैं बात करूं, भुक्ति यानी इसका प्रमुख है उपरिक, और उसके बाद है संधि विग्रहक, और इस तरीके से महादंडनायक जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के बारे में बात है, महा तिहार को चीफ चीफ ऑफिसर ऑफ रॉयल पैलेसेस का जो अधिकारी होता था, है ना, दंडपासिक यानी कि चीफ पुलिस ऑफिसर हो गया, विनय तिथि स्थापक चीफ ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, महापिलुपति यानी कि चीफ ऑफ, सॉरी एलिफेंट, ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान इसको, हस्ती सेना का आर्मी होगा, एलिफेंट आर्मी, तो ये कहलाएगा चीफ ऑफ एलिफेंट आर्मी, और महा अश्वपति यानी कि चीफ ऑफ कैवलरी, यानी कि इस प्रकार, तो ये घुड़सवार सेना का, तो ये हम देखने को मिलता है आपको। ये प्रमुख कुछ है, हालांकि मैंने डिटेल में बात नहीं की, जब यदि आप गुप्त काल का, जब मैं वीडियो बनाऊंगा आपके सामने गुप्त काल के बारे में बात करेंगे डिटेल में, तो हम उसमें डिटेल में उसके प्रशासन के बारे में, क्योंकि हमको ओवरऑल एंशियंट इंडिया की पॉलिटी और उस पर बात करना है, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में नहीं गया हूँ, उनके प्रमुख पहलुओं पर बात की है। तो आइए आगे बात करते हैं। अब इसके बाद जब बात आती है, तो गुप्त काल के बाद जब गुप्ततर काल की स्थिति है, तो हमको, आप मैंने जैसे गुप्त काल का पतन हुआ, उसके बाद हमको फ्यूडल गवर्नमेंट दिखाई देते हैं, एक बड़ा राज्य हमको हर्षवर्धन का दिखाई देता है, उसके बाद राजपूत काल हमको दिखाई देते हैं। तो वहां पे भी जो कमोबेश जो गवर्नमेंट का रूप था, तो वही था कि राजा, उसके जो प्रमुख थे, राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया प्रत्येक समय में, और राजा का सबसे पावरफुल था, मोनार्की गवर्नमेंट थी, यानी कि राजतंत्र था। हाँ, इसमें जो समस्या ये आई कि जो फ्यूडलिज्म है, जो सामंतवाद बढ़ा, यानी कि छोटे 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 जो राजाओं के, जब राजा कमजोर हुआ तो उसके जो जो छोटे, जो उसके जो छत्रप थे, जो उसके जो मंत्री थे, वो ज्यादा पावरफुल, जो गवर्नर थे वो पावरफुल हो गए, तो उन्होंने छोटे राज्यों का निर्माण किया, इस प्रकार से क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ।
इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे राजपूत राजा, परमार, चौहान, सोलंकी, है ना, चालुक्य, ऐसे बहुत सारे देखते हैं। दक्षिण भारत में भी आपको ऐसे दिखेंगे, चोल, चालुक्य, चेर, ऐसे पांड्य, अलग अलग राज्यों का उदय होता है। तो फ्यूडलिज्म के कारण ये हुआ कि अब बड़े साम्राज्य का उस प्रकार के नहीं रहेंगे, अब छोटे साम्राज्य दिखाई देते हैं, और क्षेत्रीय राजनीति और फिर धीरे धीरे विखंडित होती थी। एंशियंट इंडिया में यदि हमको देखना है तो हमको ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, फिर मौर्य और गुप्त काल, ये चार बड़े प्रशासन हमको दिखाई देते हैं, जिसमें से कि मौर्यन जो है सेंट्रलाइज गवर्नमेंट को दिखाता है और गुप्ता जो है डिसेंट्रलाइज को देता है। इस तरीके से मैंने आपसे बात की है साथियों। और यहाँ पे मैं अपनी बात जैसे खत्म करूं तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रमुख किताब क्या है, हमारे सोर्सेज क्या है। तो इसमें से कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा भी जैसे कामंदक का नीतिसार एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा आपको आपके जितने एंशियंट टेक्स्ट के रूप में हम बहुत सारे, चाहे वो रामायण महाभारत में भी उस प्रशासन के बारे में हमको जानकारी मिलती है, उपनिषदों में जानकारी, बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं जिसमें याज्ञवल्क्य की स्मृति है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, अमर सिंह का अमरकोश में हमको भू राजस्व प्रशासन और कृषि के बारे में बहुत वृहद जानकारी मिलती है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं जिनसे हमको जानकारी मिलती है। और उसके अलावा बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जिसमें जातक कथाएं हैं, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, इन सब में भी हमको कहीं ना कहीं प्राचीन काल के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। और ये देखते हैं कि राजा का क्या कर्तव्य था, इस इन सब के बारे में बात करते हुए हम पाते हैं। और अक्सर ये पाया गया है कि राजा का कर्तव्य प्रजा का के कल्याण में, उनके वेलफेयर में। तो ये थी बात मेरी। इसको यहीं पे मैं प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूँ साथियों। और उम्मीद है ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये आपको पसंद आया होगा। और जल्द ही मैं आपके साथ बीच एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, और आप मेरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कमेंट आप बिल्कुल मुझे सजेस्ट करिए कि इसमें क्या सुधार हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।